एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम जो है फटाफट से इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो बच्चों को एक ऐसा रिवीजन चाहिए होता है कि बस वो एक कहते हैं ना, जो थॉरो कर ले, फटाफट से चैप्टर को कंप्लीट कर ले और कोई चीज़ छूटे भी ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलने वाला है कि जिसमें कि आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई रिएक्शन नहीं छूटेगी और साथ में आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाला है। तो ये चैप्टर 1 है आपका, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसको हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है आपका, आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, डिकम्पोजिशन होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपसे देखो, सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मान के मत चलना है कि ये पूछा जा सकता है या ये नहीं पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, ये मान के चलना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही लिखूंगी और सिर्फ आपको रिएक्शन लिख करके दिखा दूंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में याद कर लो कि जो एक्टिविटी आपने देखी है कि आपने जो क्विक लाइम है उसको जब पानी में मिलाते हो, वाटर मिक्स किया आपने क्विक लाइम में, आपको ध्यान होगा एक जो है वो बीकर होता है और उस बीकर में पानी है। यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि एक हाथ से टच भी किया जा रहा है इसको। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये पता लगता है हीट जो है इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शन में। तो ये एक रिएक्शन है जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो क्या देखा आपने कि जो क्विक लाइम है इसमें आपने जब वाटर मिलाया तो आपका स्लेक्ड लाइम बनता है, जो कि लाइम वाटर कह सकते हो आप। दिस इज स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और उधर क्या बना है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये बना आपका, और इसका जो कॉमन नेम है वो इसका क्विक लाइम है और इसका जो है स्लेक्ड लाइम है। इसका कॉमन नेम क्या है आपका, स्लेक्ड लाइम है। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड रिएक्शन इसमें आप कौन सी लिख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, सेकेंड आप लिख सकते हो लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाएगी। फिर आप लिख सकते हो थर्ड रिएक्शन, यहाँ पर लिख सकते हो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहाँ पर इसको बैलेंस भी कर लेंगे। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये क्या होती है, ये 3 टाइप्स की होती हैं, 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 होती है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, मैं डिकम्पोजिशन को शॉर्ट में लिख देती हूँ। और सेकेंड होती है यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और थर्ड होती है आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। थर्मल में आएगा जब हीट होगी, जब आप हीट दोगे किसी रिएक्शन में और तब जो रिएक्शन होगी और डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करेगा, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, 2 सब्सटेंसेस मिल करके A प्लस बी बनाएंगे AB, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। डिकम्पोजिशन इसका जस्ट अपोजिट होगा कि AB ने डिकम्पोज किया, सपोज ये एक सब्सटेंस है, इसने डिकम्पोज करके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बन जाएंगे। तो ये तुम्हें याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ एक ही सब्सटेंस बनेगा, जो कंपाउंड फॉर्म होगा प्रोडक्ट साइड वो एक ही होगा। और डिकम्पोजिशन में 2 से ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही सब्सटेंस होगा जो कि डिकम्पोज हो रहा होगा। तो इस तरह की ये रिएक्शन हम इस तरह से डेफिनेशन के साथ करेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं कि हीट हम उसको देते हैं सब्सटेंस को। अब हीट दे रहे हैं तो इसमें बहुत कॉमन रिएक्शन जो बच्चे लिखते हैं वो तो है आपकी CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, ये तो हो गई एक रिएक्शन। दूसरी इसमें क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि लाइम स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में जो कि क्विक लाइम है, और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, ये एक रिएक्शन होगी इसकी। सेकेंड रिएक्शन जो एक्टिविटी के साथ आपकी बुक में दी हुई है, FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 और प्लस SO2 और प्लस SO3 में। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट जो होता है आपका ग्रीन कलर का एक कंपाउंड है, और जब रिएक्शन होगी तो उसमें कलर चेंज आप देखोगे, रेडिश ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर कई बार भी होता है कि जो स्मेल आ रही है वो किस वजह से आ रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गैस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये भी आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। इनमें आप जब हीट करते हो तब ये रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं। थर्ड रिएक्शन आपको एक ध्यान हो गया एक्टिविटी में, उसमें कई बार पूछा जाता है ब्राउन फ्यूम्स। तो ये भी याद रखना, मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन बताते जा रही हूँ, और चूंकि ये क्विक रिवीजन में बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा।
ठीक है, तो तीसरी रिएक्शन कौन सी होती है, लेड नाइट्रेट की। आपको ध्यान होगा कि एक गर्ल जो है वो लेड नाइट्रेट को एक टेस्ट ट्यूब में लिए हुए उसको हीट कर रही है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिख रहे हैं। ऐसे करके याद भी रखना, अपनी मेमोरी में ध्यान रखना चीज़ों को। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, आपका लेड ऑक्साइड बनता है और प्लस आपका NO2 बनता है और बनता है आपका ऑक्सीजन। 4NO2 बनता है, यहाँ पर आपका 2PbO हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, बैलेंसिंग करने के लिए जब भी बैलेंस करोगे चेक जरूर कर लेना। जैसे यहाँ पर 2Bb है, मैंने देखा 2Pb है, ठीक है, लेड हमारा बैलेंस है। एन देख लेते हैं हम, 2 and 2 4, 2 and ये हमारा 4N हो गया, ठीक है। फिर हम और बच गया, यहाँ पर O देख लेते हैं, 3 2 6, 6 2 12। अब यहाँ पर देख लेते हैं 4 2 8, 2 10 and 2 12। तो हमारी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस है। तो ऐसे करके चेक कर लेना। तो थर्मल रिएक्शंस के हमने तीनों एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारी बुक में भी दिए हुए हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आपको ध्यान होगा कि आपने क्या एक्टिविटी की थी, एक मग लिया था, सिंपल मग लिया है, उसमें नीचे 2 होल करे हैं, यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसके ऊपर आपने टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रखा है और इसके अंदर आपने पानी लिया हुआ है। याद आ गई होगी एक्टिविटी। मैं ऐसे रफ एक आइडिया दे रही हूँ आपको। यहाँ पर ये वायर से कनेक्टेड है जिससे कि आपका सर्किट बना है, ठीक है। एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर आपकी O2 कलेक्ट होगी, यहाँ पर H2 कलेक्ट होगी क्योंकि ये माइनस वाला है। और ये भी ध्यान होगा आपको कि यहाँ पर एक में आपको ज़्यादा गैस दिखेगी, एक में आपको कम गैस दिखेगी। तो इस तरह से हमने ये वाला डायग्राम इस एक्टिविटी में बनाया था, ठीक है। तो याद आ गया। तो इसमें कौन सी रिएक्शन आएगी आपकी कि H2O, वाटर किस में डिकम्पोज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वाटर हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन याद करना है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सी गैस का अमाउंट हाफ होता है देन दैट ऑफ द अदर, या कौन सी गैस डबल अमाउंट में होती है। तो ये तुम्हें याद होगा कि जो हाइड्रोजन वाटर है, वाटर में देखो इसका आंसर क्या लिखोगे आप कि 2:1 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन ज़्यादा कलेक्ट होगी और ऑक्सीजन कम कलेक्ट होगी, ठीक है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन। अब आते हैं हम थर्ड रिएक्शन पर जो कि हमारी है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो किस में हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा सिल्वर क्लोराइड हम जब रखते हैं एक्टिविटी, ध्यान होगा आपको कि विंडो से जो है वो लाइट आ रही है, ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की, जब सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हुआ देन इट इज़ कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन है जो कि आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आती है। तो वो रिएक्शन आपकी सिल्वर ब्रोमाइड की, जब वो सिल्वर में और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से, और एक बार पूरा रिकैप हो जा रहा है आपका। फिर हम थर्ड रिएक्शन कर रहे हैं। कौन सी रिएक्शन करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपका ध्यान होगा, एक्टिविटी जो है वो कि टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट लिया है और उस कॉपर सल्फेट में आपने आयरन नेल डाली है। आयरन नेल का ये ध्यान रखना है कि क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। और तब हम रिएक्शन करते हैं तो ये FeSO4 बनाएगा और प्लस CuSO4 आपका Cu जो है वो CuSO4 से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी एक एलिमेंट, जो कि आपका एक एलिमेंट है जो कि मोर रिएक्टिव है देन द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द अदर एलिमेंट। यहाँ पर मैंने ए लिया है सपोज आपको दिखाने के लिए, और BC एक सॉल्ट सोल्यूशन लिया है। तो ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, तो ये क्या करेगा, ए C बना लेगा और B को सेपरेट कर देगा। तो ये वही रिएक्शन है। इसको और अच्छे से लिखने के लिए आप ऐसा कर लो कि Fe इधर लिख लो और CuSO4 इधर लिख लिया हमने। तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पर कलर भी पूछा जाता है। ये सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का होता है और ये सॉल्यूशन आपका ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू होता है। दूसरी रिएक्शन क्या है यहाँ पर आपकी, जिंक। जिंक भी मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो जिंक भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर जिंक सल्फेट का कलर कलरलेस होता है, कॉपर सल्फेट का तो आपको पता ही है ब्लू कलर होता है। थर्ड रिएक्शन जो आप लिखोगे वो लिखोगे आप लेड रिएक्शन कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा क्योंकि लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर को सेपरेट कर देगा। तो इस तरह से हमारी थर्ड रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो भी हो जाती है। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका आयंस का एक्सचेंज होता है, दो एक्वस सॉल्यूशन होंगे, उनमें आयंस का एक्सचेंज होगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेती हूँ AC ऑफ BD, ठीक है। C और D नेगेटिव आयन है और A और B जो है आपके पॉजिटिव आयन है, तो A D के साथ में मिल जाएगा और B C के साथ में मिल जाएगा, लाइक दिस। A D बना लेगा और B C बना लेगा। ये ध्यान रखना तुमको कि पॉजिटिव वाला, क्योंकि हमने A और B को पॉजिटिव माना है तो पॉजिटिव पहले आता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आपकी जो बुक में दी हुई है वो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड के साथ की इसकी रिएक्शन हुई है। तो ये क्या बनाता है, 2NaCl बनता है आपका और बेरियम सल्फेट बनता है, जो कि प्रेसिपिटेट बनता है वाइट कलर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है जिसको हम डाउनवर्ड एरो के साथ में भी शो करते हैं। तो ये जो रिएक्शन बनी है इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो एक सॉलिड फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कलर को ध्यान रखना। तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बेरियम सल्फाइड का सल्फेट का। और दूसरी रिएक्शन एक कई बार पूछी जाती है कि अदर देन एनसीईआरटी रिएक्शन लिखो, तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करता है। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन लिए हमने, तो लेड जो है वो आयोडीन के साथ में कंबाइन हो जाएगा, PbI2 बना लेगा और यहाँ पर 2KNO3 बन जाएगा, ठीक है, लेड नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये जो पोटेशियम आयोडाइड है यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बनेगा और इसका कलर येलो होगा। ये ध्यान रखना है, कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार केवल कलर ही पूछ लेते हैं कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है वो किस कलर का फॉर्म हुआ है। तो यहाँ लेड आयोडाइड जो फॉर्म हुआ है वो येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बना है। आगे बढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये भी आपकी दो तरह की रिएक्शंस हैं। यदि हम बर्निंग ऑफ कोल देखें तो C+O2 गिव्स CO2। यहाँ पर भी क्या होता है, हीट भी इवॉल्व होती है। तो ये भी आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही आ जाती है, कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। उसी तरह से यदि हम देखें तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो कि आपकी मीथेन होती है, सपोज हमने CH4 देखा, CH4 को हमने जब बर्न किया है तो अभी हमारा क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस हीट इवॉल्व यहाँ पर भी हुई है। तो ये भी हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही उदाहरण हो जाता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है उसको हम क्यों कंसिडर करते हैं एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो क्या है, हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ही कैटेगरी में आती है। मैं यहाँ पर सीधे सीधे बैलेंस फॉर्म इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको बैलेंसिंग तो मैंने अलग वीडियो में भी सिखा रखी है, ये चैप्टर पहले पूरा डिटेल में भी पढ़ा रखा है, आप चाहो तो वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें चूँकि एक एनर्जी, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है हमारी, जब हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है विद ऑक्सीजन, तो हमारा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। और एक और होता है आपका जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये भी आपका जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही आता है। तो ये सारी आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ये सब आप कहेंगे। एंडोथर्मिक वही रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट इन्वॉल्व होती है। तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो आप जितने भी हैं, एक आप फोटोसिंथेसिस भी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन में आती है, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी सनलाइट जो है वो यूज़ होती है, तो वो भी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन में आती है। प्लस जितने भी आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है पीछे, ठीक है, वो जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं आपने, चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक है या फोटोलिटिक, सब में ही आपकी जो है वो एनर्जी इन्वॉल्व हुई है। और जो एक्सोथर्मिक है उसमें क्या होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशन भी हो जाएगी और ये सारी रिएक्शंस आप जो है वो लिख सकते हो इनके एग्जाम्पल्स में। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इसमें आपको ध्यान होगा आपने जो एक्टिविटी की थी कि उसमें आपने एक बोल लिया था, चाइना डिश ली थी, जिसमें आपने कॉपर का पाउडर लिया था, उसको हीट किया था बर्नर की हेल्प से, और यहाँ पर जो है वो ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। ये ब्राउन कलर का पाउडर था, यदि आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्राउन कलर का पाउडर था और उस पर ये ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाती है। ये ब्राउन कलर जो था ये किसका है, कॉपर का। और जब हमने इसको हीट किया विद द हेल्प ऑफ बर्नर, तो ये जो ब्लैक कलर हो गया ये क्या हो गया, आपका कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो ये रिएक्शन भी आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिएक्शन है।
देख लेते हैं इसको। Cu प्लस O2 गिव्स CuO। एक तो हर रिएक्शन को आपको बैलेंस जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब देखो, ये कॉपर में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ हम जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। यदि कहीं पर रिएक्शन में एडिशन होगा ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी कि रिएक्शन क्या है आपकी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और यदि यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, या हम इसको पहले ऑक्सीजन के टर्म्स में देख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एडिशन है तो ऑक्सीडेशन हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ। जहाँ पर रिमूव होगा वहाँ पर रिएक्शन में वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर, यदि हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जब एडिशन होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर उल्टा होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन के टर्म्स में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जब हम इस पे हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, ठीक है, इसी सॉल्यूशन पे हम हीट करते हुए इसी सब्सटेंस पर, जो कॉपर हमारा है, इसी कॉपर पाउडर पे जब हमने हाइड्रोजन गैस को जो है वो पास किया, यदि हम इसी पर जो हमारा ये कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक है, इसको हम हीट करते हुए यदि हाइड्रोजन इसके ऊपर से पास कर दें, राइट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पर हीट भी कर रहे हैं, ठीक है। हीट को आप डेल्टा साइन से भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी डेल्टा साइन पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, कॉपर और प्लस H2O अलग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो क्या हुआ, यहाँ पर ये रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन से आप देखोगे तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है, वाटर बना है, ये पार्ट क्या हुआ आपका, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जब दोनों चीज़ें होती हैं एक ही रिएक्शन में, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कह सकते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया ना। कॉपर को हमने हीट किया था तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग, ये चीज़ें बहुत क्वेश्चन में आती हैं कि विच सब्सटेंस इज फॉर्म, या ब्लैक कलर की कोटिंग किस सब्सटेंस की, तो याद रखना ये कोटिंग होती है आपकी कॉपर ऑक्साइड की, CuO की, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर ऑक्सीजन का एडिशन है तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल है तो रिडक्शन होगा। एडिशन यदि हाइड्रोजन का है तो रिडक्शन होगा, उल्टा हो जाएगा, रिमूवल होगा हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा आपसे किसी भी रिएक्शन को लेकर के वो पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एजेंट हमेशा अपोजिट होगा, क्योंकि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर बन रहा है। तो और दूसरी एक चीज़ याद रखना, बच्चे कई बार क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट की साइड देखते हो, उधर नहीं देखना, आपको पहले रिएक्शन की साइड वाले आपको बताने होंगे। देखना है प्रोडक्ट साइड कि क्या बन रहा है, किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, किस में रिड्यूस हो रहा है, लेकिन आपको बताना हमेशा रिएक्टेंट साइड का होगा। तो यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन, तो यानी ये क्या हुआ आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। फिर आपको सपोज एक रिएक्शन एनसीईआरटी में ही दी हुई है, आपके एनसीईआरटी की रिएक्शंस में कवर कर रही हूँ इसमें। ये रिएक्शन है ZnO प्लस कार्बन, तो Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर पूछा जाता है क्या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या क्या रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन रिमूव हुई तो ये सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, यानी कार्बन क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप लिखोगे कैसे कि जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक और कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। एजेंट मतलब क्या है, वो कर रहा है, तो कार्बन ने जिंक ऑक्साइड को यहाँ पर रिड्यूस किया है, तो यानी कि कार्बन
रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। तो ये आपके पास रिएक्शन है BaCl2 प्लस Al2SO3 SO4 का होल थ्राइस गिव्स BaSO4 AlCl3। अब आपको एग्जाम में दिया जाता है कि इसको आपको बैलेंस करना है। क्यों किस तरह से करेंगे आप? मैंने इस तरह के कई वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी, आप चैनल पर जाकर विजिट करो और देखो। तो यहाँ पर हमने पहले लिखेंगे हम एलिमेंट, फिर लिख देंगे हम यहाँ पर LHS और यहाँ पर हम लिखेंगे RHS। ठीक है, अब देखो ये हमारा LHS साइड है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है ये LHS साइड हुआ, और ये हमारा राइट हैंड साइड RHS हुआ। यानी कि जो प्रोडक्ट साइड है वो RHS हुआ और राइट हैंड साइड हमारा LHS हुआ। तो एलिमेंट कौन कौन से पहले हमें वो नोट करना है। बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है और सल्फर है और ऑक्सीजन है। हम अलग अलग लिखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन को, कहीं पर भी आपको इस तरह से हो तो अलग ही लिखना। ठीक है, बेरियम देखो LHS साइड 1 है, इधर भी हमारा 1 है, Cl इधर 2 है, राइट हैंड साइड में इधर हमारा 3 है। फिर एल्यूमिनियम LHS साइड 2 है, एल्यूमिनियम RHS साइड 1 है। फिर सल्फर हमारा 3 है, यहाँ पर LHS साइड RHS साइड ओनली 1 है, ओ हमारा 4 3 से 12 है, LHS साइड RHS साइड इट इज़ 4 है। तो हमने इंटरेक्शंस में कैसे देखना है कि सबसे पहले हमें उस एटम को बैलेंस करना होता है जो सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन देखा है यहाँ पर 12 आ रहा है, इधर ऑक्सीजन केवल 4 है। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा हमारा 12 आ सकता है यहाँ पर इजीली। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन साथ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। किस में हुए हैं? देखो सल्फ़र भी हमारा यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, सल्फ़र कितना हो गया 3, लेकिन ये हमारा LHS साइड भी 3 है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी इधर हमारा LHS साइड 12 है, इधर भी हमारा 12 हो गया। कंपाउंड में हमने चेंज किया होता है ना, उसको हम पहले देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया, हमने ऑक्सीजन देख लिया, सल्फ़र देख लिया, अब हमारा Ba बचा बेरियम। बेरियम यहाँ पर 3 है, तो हमने इसको यहाँ पर 3 कर दिया। बेरियम को कितना कर दिया हमने यहाँ पर 3, लेकिन बेरियम हमारा लेफ्ट हैंड साइड अभी 1 ही है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हो गया हमारा 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। अब हमारा ये बेरियम भी हो गया। अब हमारा ये पूरा कंप्लीट बैलेंस है, लेकिन साथ में क्या हुआ, क्लोरीन देखते हैं। अब बेरियम को हमने यहाँ पर किया तो क्लोरीन में चेंजेस हो गए, तो 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर क्लोरीन है हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है, यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया 6, 3 2 ज़ा 6 हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 3 था, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, मेरे यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 था, तो यहाँ पर भी 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब बच गया एल्यूमिनियम, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 2 है, तो हमारा राइट हैंड साइड भी ऑलरेडी 2 हो चुका है। तो हमारी रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। क्लोरीन 6 6 हो गया, एल्यूमिनियम 2 2। अब एक बार रिएक्शन में ज़रूर देख लेना, 3Ba 3Ba, सल्फ़र 3 हो गया, सल्फ़र 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना आपका 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 ऑक्सीजन भी हो गया आपका। एल्यूमिनियम 2 हो गया, ठीक है, और क्लोरीन आपका 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इस तरह से आप बैलेंस करना सीखोगे रिएक्शंस, और सारी रिएक्शंस बैलेंस कर लोगे। ठीक है, साथ ही आपसे ये भी पूछा जाता है कि रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो ध्यान रखने वाली बात है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास हमेशा कंजर्व रहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग आपको एक याद रखना है कि जो अनबैलेंस्ड रिएक्शंस होती हैं, अनबैलेंस्ड रिएक्शंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल रिएक्शन। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, स्केलेटल रिएक्शंस। तो स्केलेटल रिएक्शंस वो होती हैं जो अनबैलेंस होती हैं, और जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो वो बैलेंस्ड इक्वेशंस कहलाती हैं। साथ ही क्या होगा कि जब भी आपसे बैलेंस इक्वेशन पूछे, कई बार आपसे पूछा जाएगा सिंबल्स भी लिखना है आपको इक्वेशन के समय। तो ध्यान रखना है, यदि हमने सॉलिड है तो S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड है L से, गैस है तो G से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक ओवरहेड एरो लगा सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन को AQ से करते हैं रिप्रेजेंट, प्रेसिपिटेट को PPT से करेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, जिसकी भी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, उसको ओवर द एरो लिखते हैं। और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ये सारे आपके
जो है वो रिएक्शंस के इफ़ेक्ट होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। क्लियर? अब देखते हैं टॉपिक कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है, आपने देखा होगा, जैसे सबसे बहुत ही जो कॉमन एग्जाम्पल है कोरोजन का, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देखूंगी। जैसे सपोज आयन का कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके घर में, ठीक है, कुछ समय बाद देखोगे जैसे ग्रिल होते हैं, यदि उसका पेंट अच्छे से नहीं किया हुआ है तो क्या होगा, कुछ समय बाद आपको दिखेगा उस पर रस्ट लगी हुई है। इसी तरह कहीं भी आप आयन के ऑब्जेक्ट इस तरह के देखोगे जो कि पेंटेड नहीं है प्रॉपरली, तो उन पर आपको दिखेगी रस्ट लगी होगी। उसी तरह से आप देखोगे कि जो आपका कॉपर का कोई यूटेंसिल घर में है, जग है या प्लेट है, ग्लास है, कुछ है, तो आप देखोगे उस पर कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के स्पॉट दिखेंगे। सिल्वर की ज्वेलरी है, उस पर आपको ब्लैक कलर की लेयर दिखेगी। तो ये सब क्या है? ये सब कोरोजन है। तो कोरोजन क्या होता है? जब भी कोई मेटल की जो सरफेस है उस पर किसका अटैक होता है? मॉइस्चर या एसिड, मीन्स उससे रिएक्शन हुआ। ठीक है भाई, अब आप एक नया बर्तन लेकर आए कॉपर का, उसको आपने घर में रखा है, और यदि उसको आपने 2 दिन भी अच्छे से क्लीन नहीं किया, सपोज रखा हुआ है तो आपने क्लीन नहीं किया उसको, लेकिन आप देखोगे कि उस पर डलनेस आ गई है। जब लाए थे तो बहुत शाइन कर रहा था। तो ये डलनेस भी क्यों आती है? क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मॉइस्चर है और एसिड है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। मॉइस्चर में तो रस्ट क्या होता है कि रस्ट में किससे रिएक्शन हो रहा है आपका? रस्ट लगने के लिए जो आयन है वो एयर यानी कि ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, वाटर से, जो वाटर कंटेंट है एयर में उससे। तो उससे हमारे जो आयन ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर सब पे रस्ट लग जाती है। उसी तरह से दूसरे सब्सटेंसेस पे आप देख सकते हो कि कुछ एसिड्स का रिएक्शन होता है, या और दूसरे जो एयर में गैसेस हैं उनसे रिएक्शन होता है। उससे क्या होता है कि जो मेटल होता है वो कॉरोड होने लगता है, मीन्स उसकी सरफेस डल हो जाएगी, उस पर कुछ दाग धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा हम देखते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? आपने देखा होगा, यदि आपने चिप्स का पैकेट लाया, बहुत कुरकुरा चिप्स है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन पैकेट आपने खोल लिया पर आपका अभी मन नहीं कर रहा है पूरा खाने के लिए, आपने थोड़े दिन के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद आप खाओगे उसको, या 2 दिन बाद खाओगे, तो क्या होगा? उसका आपको स्वाद ही अजीब सा लगेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारे ऑयली फूड आइटम्स होते हैं, फैट होता है जिसमें, और ऑयली फूड आइटम्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं कि सब्सटेंस जो है, ये हमारा जो फूड मटेरियल है वो रैंसिड हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रैंसिडिटी कहेंगे। और इसके लिए क्या होता है कि जो आपका जो फूड आइटम्स हैं, जैसे आपने देखा है कि जब आप चिप्स के पैकेट खरीदते हो तो कौन सी गैस फिल होती है? नाइट्रोजन गैस फिल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं कि किस तरह से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो आप इसमें कोई भी एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हो, उससे भी इसका प्रिवेंशन हो सकता है कि ऑक्सीडाइज नहीं करेगा सब्सटेंस। सेकेंडली, आप नाइट्रोजन गैस से फिल कर सकते हो जिससे वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, और तब वो जो है इसको रैंसिडिटी से बचा सकता है। तो ये इस तरह से आप इसको कर लोगे। अब की ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो कि एक्टिविटी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसको, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि हीट भी यहाँ पर इवॉल्व होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो क्या ऑब्जर्व करते हो? तो एक आपका आंसर होता है वाइट डेजलिंग फ्लेम। आप ठीक है, वाइट डेजलिंग फ्लेम ऑब्जर्व करते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंडली, वाई टू क्लीन द मैग्नीशियम रिफॉर्म बिफोर बर्निंग। तो इसको क्लीन क्यों करते हैं? इसको क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि यदि आप क्लीन नहीं करोगे, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल होने की वजह से क्या है, उसने जो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी रिएक्शन किया हुआ है, ऑलरेडी उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड डिपॉजिट है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्लीन करते हैं, राइट। तो उससे वो रिएक्शन होती है, क्योंकि यदि आप कभी मैग्नीशियम रिबन लैब में लेना, ऐसे ही बर्न करना, वो बर्न ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको क्लीन करोगे सैंड पेपर से और तब बर्न करोगे, तो वो डेजलिंग फ्लेम के साथ में, वाइट डेजलिंग फ्लेम, जैसे आप फुलझड़ी वगैरह छोड़ते हो तो जो वाइट कलर की फ्लेम होती है, बिल्कुल उसी तरह की फ्लेम के साथ में ये बर्न होता है। फॉर्म क्या होता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्लियर? तो आई होप अच्छे से आपने ये रिवीजन कर लिया होगा चैप्टर का मेरे साथ, और ये आपको लग रहा होगा कि काफ़ी काम का है। तो ध्यान से वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है, कहीं पर स्किप किया है तो देख लेना अच्छे से। और यदि आप कहोगे तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।